नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो भी आरटीआई एक्ट के अंडर आएगा। मतलब अगर आरटीआई एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस इशू से संबंधित हमने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था। पहले हम उस आर्टिकल की सहायता से इस पूरे इशू को अच्छे से रिवाइज करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने वर्डिक्ट में क्या कहा है। देखो, ऑलमोस्ट 10 साल पहले 2 सितंबर 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था आरटीआई एक्ट से संबंधित। अपने इस जजमेंट में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ये एक पब्लिक अथॉरिटी है। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो आरटीआई एक्ट के अंदर कवर होता है। मतलब कोई भी पर्सन आरटीआई लगा के इंफॉर्मेशन मांग सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से। जब देखो 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट अच्छा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था हमारे यहां पर अलग से मैकेनिज्म है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अब एक बात आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की। और कहां पे पिटीशन फाइल की? सुप्रीम कोर्ट में। है ना इंटरेस्टिंग बात। दिल्ली हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की। और कहां पे पिटीशन फाइल की? सुप्रीम कोर्ट में ही। तो रिजल्ट क्या निकलता है फिर? रिजल्ट यह निकलता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के इस 2009 के वर्डिक्ट पर स्टे लगा देता है। काफी सालों तक तो स्टे चलता रहता है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन कुछ समय पहले 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई करने के लिए। और साथ ही में एक और पिटीशन अटैच हो गई। आपको पता है कोलिजन सिस्टम के बारे में? कोलिजन सिस्टम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये कोलिजन सिस्टम मिलकर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए नाम रेकमेंड करता है और प्रेसिडेंट उन नामों पर अपनी मोहर लगा देते हैं, यानी एसेंट दे देते हैं। तो पिटीशन ये है, कोलिजियम में जो आपस में वार्तालाप होती है कि किसी जज का जो नाम है वो क्यों रिजेक्ट किया गया और इसी जज को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये सारा जो कोरस्पोंडेंस है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ताकि जनता को भी पता लगे कोलिजियम के सामने 4 नाम थे तो बाकी तीनों को क्यों रिजेक्ट किया गया। सारा जो कोरस्पोंडेंस है वो जनता के सामने अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो इन 2 पिटीशंस पर एक साथ सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच के द्वारा। वर्डिक्ट जल्द ही आ सकता है, लेकिन फिलहाल आज के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह वर्डिक्ट देना चाहिए कि हां हम आरटीआई के अंडर आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कोई मांगना चाहता है आरटीआई एक्ट के तहत हम इंफॉर्मेशन देने को तैयार हैं। लेकिन संभावना कम है सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का वर्डिक्ट देगा। संभावना यह ज्यादा लगती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फाइनल वर्डिक्ट में यही बोलेगा कि हम आरटीआई के अंदर नहीं आते हैं। देखो, काफी बार एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस या फिर सुप्रीम कोर्ट आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आती है तो इससे लोग आरटीआई लगा के जजेस की एसेट पूछेंगे या फिर दूसरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने लगेंगे और इससे जजेस की जो प्राइवेसी है वो वायलेट हो जाएगी। लेकिन देखो, ये आर्ग्यूमेंट ना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा हमने सैटरडे को डिस्कस किया था आरटीआई एक्ट 2005 का जो सेक्शन 8(1)(j) है ना, ये साफ तौर पर बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट्स की सिर्फ उसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर किया जाए आरटीआई के तहत जिससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पूछ ले कि हाँ इस जज की एसेट कितनी है, जब तक कोई पर्सन ये साबित नहीं करेगा कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, पब्लिक का फायदा हो रहा है, तभी पब्लिक सर्वेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को
डिक्लेयर किया जाएगा आरटीआई एप्लीकेशन में, अदरवाइज नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि आरटीआई एक्ट में इनबिल्ट प्रोविजन है पब्लिक सर्वेंट की प्राइवेसी को वायलेट होने से रोकने के लिए। तो यह आर्ग्यूमेंट देना कि अगर हम आरटीआई के अंदर आते हैं तो हमारी प्राइवेसी वायलेट हो जाएगी, अरे भाई और भी तो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। सिर्फ आप थोड़ी ना पब्लिक सर्वेंट हो, सिर्फ जज थोड़ी ना पब्लिक सर्वेंट है, बाकी भी तो सिविल सर्वेंट्स हैं। वो आरटीआई के अंदर आते हैं, उनके लिए जो प्रोविजन है कि सिर्फ उनकी वही पब्लिक इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत डिक्लेयर होगी जिससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, यही प्रोविजन आपके लिए अप्लाई होता है। कहने का मतलब देखो ये हुआ, ये आर्ग्यूमेंट गलत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के अंदर आती है तो इससे जजेस की प्राइवेसी वायलेट होगी। जजेस की प्राइवेसी को वायलेट होने से रोकने के लिए आरटीआई में इनबिल्ट प्रोविजंस हैं जो बाकी पब्लिक सर्वेंट्स के लिए भी हैं। जब 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी तो उस समय जस्टिस भट्ट ने कहा था हमारे संविधान में सभी पावर्स, जुडिशियल पावर भी अछूती नहीं है, हम बात कर रहे हैं सभी पावर्स की जिसमें जुडिशियल पावर भी आती है, वो अकाउंटेबल है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अकाउंटेबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ब्लैंकेट जुडिशियल एग्जम्पशन मतलब पूरी तरह से ये कह देना कि आरटीआई एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट आता ही नहीं है, ये तो देखो ओपन जस्टिस के अगेंस्ट है। हमारे देश में जो कोर्ट्स की वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए ओपन होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है स्टेट का। तो ये हमने आर्टिकल की पहली डायमेंशन डिस्कस की कि सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंडर आना चाहिए, ऐसा वर्डिक्ट दे सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो वर्डिक्ट डिलीवर करना है। लेकिन साथ के साथ राइटर ये भी कहते हैं संभावना कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का वर्डिक्ट देगा कि हां हम आरटीआई के अंडर आते हैं। ज्यादा संभावना यही है सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि हम आरटीआई के अंडर नहीं आते हैं। अब दूसरी डायमेंशन की बात करते हैं। दूसरी डायमेंशन है कोलिजियम से संबंधित। कोलिजियम सिस्टम में देखो होता क्या है, जज ही ये डिसाइड करते हैं कि जज कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। देखो ऐसे बहुत कम देश ऐसे हैं जिनमें जज ही ये डिसाइड करते हैं कि जज कौन बनेगा। ज्यादातर देशों में एग्जीक्यूटिव का या फिर लेजिस्लेचर्स का एक से होता है ये डिसाइड करने में कि जज कौन बनेगा। इवन हमारे देश में भी यही होता था, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा डिसाइड किया जाता था कि जज कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। लेकिन देखो 1993 और 1998 की जजमेंट्स के बाद हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। और क्यों इवॉल्व हुआ? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था, खास करके इंदिरा गांधी सरकार में एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जुडिशरी के अंदर। इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी। तो ये आवश्यक हो गया था कि एग्जीक्यूटिव्स की इंटरफेरेंस को कम से कम किया जाए जुडिशरी में, और उसी के बाद ये कोलिजियम सिस्टम निकल के आता है। कोलिजियम सिस्टम का देखो कोई वर्णन नहीं है, कोई मेंशन नहीं है संविधान में। ये 1993 और 1998 की जजमेंट्स के बाद आता है। और क्यों आता है? एग्जीक्यूटिव्स की बढ़ती हुई इंटरफेरेंस के कारण आता है। कई सालों तक तो देखो ये सिस्टम चलता रहता है। फिर 2015 में क्या हुआ था? 2015 में संविधान को अमेंड करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात थी। सरकार ने उस समय कहा आप नहीं चाहते कि एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करें, और हम भी ये नहीं चाहते कि जजेस ही ये डिसाइड करें कि कौन जज बनेगा। मतलब एग्जीक्यूटिव्स ये कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम से हम संतुष्ट नहीं हैं, और जुडिशरी ये कहती है कि हम ये नहीं चाहते कि एग्जीक्यूटिव्स ये डिसाइड करें जज कौन बनेगा। तो एक बीच का रास्ता निकाला जाए, एक कमीशन बनाया जाए जिसमें कुछ जजेस भी हों और कुछ एमिनेंट जूरिस्ट भी हों, लॉ मिनिस्टर भी हों, मतलब कई सारे लोग हों कमीशन में, और वो ये डिसाइड करें कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। तो इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में। लेकिन इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिडेट करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह गलत है, हम इसे नहीं मानते, यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, यह जुडिशरी की ऑटोनॉमी के अगेंस्ट है। तो सीधे लफ्जों में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पावर अपने पास ही रखनी चाहिए यह डिसाइड करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि यह पावर चली जाए कैसे भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव्स के पास। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये तो माना कि कोलिजियम सिस्टम में काफी सारी कमियां हैं, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, कोलिजियम सिस्टम में सुधार लाने की आवश्यकता है। और सरकार को कहा भी गया कि आप एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सौंपिए। सरकार ने सौंपा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमारे पास वीटो होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी नहीं हुआ। काफी कुछ दिनों तक चलता रहा, उन्होंने लेटर भेजे सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फाइल अटकी रही। तो कहने का मतलब है इस मुद्दे पर कुछ नहीं हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ये मानने के बावजूद कि कोलिजियम सिस्टम में कमियां हैं, उस कोलिजियम सिस्टम में सुधार नहीं लाया गया है और पहले की तरह ये सिस्टम काफी ज्यादा ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज्यादा है। जैसे राइटर एक एग्जांपल देते हैं, जो जस्टिस काटजू हैं, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। इन्होंने माना कि जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो इन्होंने एक वकील को जज बनने के लिए रेकमेंड नहीं किया था। और क्यों नहीं किया था? क्योंकि जस्टिस काटजू कहते हैं वो वकील बिना शादी के किसी लड़की के साथ रह रहा था, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। तो राइटर कहते हैं किसी की देखो पर्सनल चॉइसेस अलग हैं। पर्सनल चॉइसेस से क्या लेना देना कि वो जुडिशियल फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेगा। मतलब किसी का मैरिटल स्टेटस उसकी जुडिशियल कैपेबिलिटी के बारे में नहीं बताता ना, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। राइटर का कहने का एसेंस ये है, इस प्रकार से आर्बिट्रेरीनेस चलती है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, और ना जाने किस किस आर्ग्यूमेंट पर कितने डिजर्विंग पर्सन्स को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। अगर देखो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होती है ना, फिर इस प्रकार की आर्बिट्रेरीनेस नहीं होती। क्या स्टैंडर्ड्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किए जाएं कि कोलिजियम के द्वारा इन स्टैंडर्ड्स पे परखा जाता है एलिजिबल कैंडिडेट्स को, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कौन हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। और बाद में कोलिजियम की जब मीटिंग हो, उस मीटिंग की डिटेल्स भी पब्लिक में डिक्लेयर की जाए कि हमने स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे हैं, ये कैंडिडेट जो था वो इन स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए हमने नहीं सिलेक्ट किया इस कैंडिडेट को, और इस कैंडिडेट को हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये कैंडिडेट सारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा है या फिर ज्यादातर स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा है। इस प्रकार से चीजें अगर चलें तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी भी हो और किसी प्रकार की आर्बिट्रेरीनेस की जो गुंजाइश है वो देखो खत्म हो जाएगी। पर्सनल विम्स एंड फैंसीज पे, मतलब जजेस की पर्सनल चॉइसेस पे ये डिपेंड नहीं करेगा किसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जज बनाया जाना है और किसको नहीं बनाया जाना है। ऐसी सिचुएशन में देखो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की संभावना भी काफी कम हो जाती है। फिलहाल क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, तो इसकी वजह से काफी बार जजेस के रिश्तेदारों के नाम को ही रेकमेंड कर दिया जाता है कोलिजियम के द्वारा। अब चूंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी हो तो फिर जनता पूछेगी ना कि आपने इस जज के रिश्तेदार के नाम को क्यों रेकमेंड किया जबकि उससे बेहतर कैंडिडेट्स उपलब्ध हैं, आप बताइए। तो अपने आप सिस्टम में इफेक्टिवनेस आएगी अगर ट्रांसपेरेंसी आती है, तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। लेकिन देखो कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ जो लोग हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोलिजियम ने 4 कैंडिडेट्स को कंसीडर किया, 4 में से एक के नाम को रेकमेंड किया, बाकी 3 नाम्स को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर देखो ये बताया जाएगा कि 3 नाम को क्यों रिजेक्ट किया गया, पब्लिक को ये बताया जाएगा कि 3 नाम को क्यों रिजेक्ट किया गया, तो इससे क्या होगा कि उन 3 लोगों का करियर एक प्रकार से खत्म सा हो जाएगा। हो सकता है कि उन 3 लोगों में कोई कमी हो जो कि पब्लिक को बताना उचित नहीं है, लेकिन कोलिजियम में ट्रांसपेरेंसी है तो वो कमी जनता को पता लग जाएगी, इससे उनका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन राइटर इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भैया ये क्या बात हुई, अगर हाई कोर्ट में कोई जज अभी फिलहाल काम कर रहा है, अगर उसमें कोई बहुत बड़ी कमी है तो फिर आप उसको अलाउ ही क्यों कर रहे हो हाई कोर्ट में जज के तौर पे काम करने के लिए। समझ गए? मतलब आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी कमी है जो जनता को पता नहीं लगनी चाहिए, तो फिर ये तो वैसी बात हो गई ना कि आपको पता है कमी है उस हाई कोर्ट के जज में, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं करना चाहते, लेकिन आप उसको अलाउ कर रहे हो हाई कोर्ट में ही वो काम करता रहे। हाई कोर्ट की भी तो अपनी इंपॉर्टेंस है ना, जज तो जज है, वो चाहे हाई कोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो,
तो कैसे आप एक कमी वाले जज को अलाउ कर सकते हो हाई कोर्ट में काम करने के लिए। तो लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ओपन किया जाए ट्रांसपेरेंसी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स में से एक है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इससे जुडिशरी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स नहीं हो पाती है, और ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से हमने इस इशू के बेसिक्स को समझा। अब हम जानते हैं नया क्या हुआ है। नया देखो ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो एक पब्लिक अथॉरिटी है और वो आरटीआई एक्ट के अंडर आता है। मतलब आप आरटीआई फाइल करके अब ये पूछ सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज की पर्सनल एसेट्स कितनी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को आपकी आरटीआई का रिप्लाई करना होगा। इस जजमेंट की मेजॉरिटी ओपिनियन को लिखा गया था जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा। उन्होंने लिखा कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गवर्नेंस में, और अगर देखो डिस्क्लोजर होता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है। इसके साथ साथ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी ओपिनियन में कहा, देखो सीक्रेसी को प्रमोट करके तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर नहीं होने वाली है, तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को भी आरटीआई एक्ट के अंडर आना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार से जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। बेंच ने देखो सर्वसहमति से यह भी कहा कि आरटीआई एक्ट में राइट टू नो का जो अधिकार है वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब आप आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूछ लो। दूसरे पर्सन्स की जो प्राइवेसी है वो भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ लेकिन 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह भी माना कि देखो पर्सनल एसेट्स से संबंधित इंफॉर्मेशन मांगना, इससे जजेस की जो प्राइवेसी है वो वायलेट नहीं होगी। यानी अब आरटीआई फाइल करके जजेस के एसेट्स से संबंधित इंफॉर्मेशन तो मांगी जा सकती है, ये आरटीआई एक्ट के अंडर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मांग लो जिससे जजेस की जो प्राइवेसी है वो प्रभावित हो। नेक्स्ट पॉइंट, मेजॉरिटी ओपिनियन में वैसे देखो ये भी कहा गया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स से संबंधित इंफॉर्मेशन जब मांगी जाएगी आरटीआई एक्ट के तहत, तो उस समय देखा जाएगा कि आरटीआई कैसी है, इससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और आरटीआई एक्ट में जो मैंडेटेड हैं, जो प्रोसीजर बताए गए हैं कि थर्ड पार्टीज का भी व्यू लिया जाए किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले, तो इन सब पैमानों पर देखा जाएगा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो आरटीआई फाइल की गई हैं उनका आंसर देना है या फिर नहीं देना है। तो अच्छी बात यह है हाईकोर्ट की 2010 की जजमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर लिया है। देखो आरटीआई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है ऑफिशियल्स की जवाबदेही को फिक्स करने के लिए, सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए और सिटीजन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए डेमोक्रेसी में। वो बात अलग है कि पिछले कुछ सालों में आरटीआई एक्ट को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया है। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था किस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोस्ट को डाइल्यूट करने का काम किया गया है एक्ट लाके। और काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि आरटीआई फाइल करने पर भी पब्लिक ऑफिशियल्स कुछ इररिलेवेंट रिप्लाई कर देते हैं और बाद में जो केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं। 30 दिनों का जो प्रावधान रखा गया था कि 30 दिनों के अंदर रिप्लाई देना है, इस टाइमलाइन को भी फुलफिल नहीं किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आरटीआई एक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा वीक हुआ है और गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस नहीं है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट का अब जो ये वर्डिक्ट आया है, देखो ये आरटीआई को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि हमने ये देखा है जब से इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स, मिनिस्टर्स, विधायक या फिर एमपी अपनी एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन जारी करने लगे हैं, तो मीडिया, जनता वो पहले से जागरूक हुई है। वो देखने लगी है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी एसेट में पहले के अपेक्षा कर कितना इजाफा हुआ है। उनकी जवाबदेही फिक्स होने लगी है कि आपने इतना पैसा कमाया कहाँ से है। तो उसी प्रकार से जजेस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स होगी। अब उम्मीद ये की जाती है आरटीआई से संबंधित और जो काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के तहत आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, इन इश्यूज पर भी सुप्रीम कोर्ट इसी लाइन पर अपना वर्डिक्ट जाहिर करे और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आरटीआई एक्ट के अंदर आएं और इंफॉर्मेशन जारी करें
जनता के मांगे जाने पर। क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग प्राप्त करती हैं काफ़ी सारे ओपेक मेथड से। अगर आरटीआई के अंडर आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज तो फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। देखो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिलती है ये एक मेजर इशू है, इसकी वजह से काफ़ी सारा करप्शन होता है। तो इसको अगर कर्व कर दिया जाए तो काफ़ी करप्शन पे लगाम लग सकती है, ऐसा काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना है। और अगर वो आरटीआई एक्ट के अंडर आती हैं तो ऐसा थोड़ा बहुत पॉसिबल हो सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।